नमस्कार, मैं गजेंद्र। आप सभी का आपके YouTube चैनल गजेंद्र मैथ्स पर स्वागत करता हूँ। तो आज की आप वीडियो में देखेंगे कि जो हेड कांस्टेबल का एग्जाम है और दिल्ली पुलिस के और भी एग्जाम हैं, जैसे ड्राइवर का है ना, और भी जितने एग्जाम निकले हैं, और नेक्स्ट कांस्टेबल का भी एग्जाम आने वाला है। तो ये वीडियो आपके सभी एग्जाम जो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड हैं उसको हेल्प करेगी। मैंने जो सवाल लिए हैं इसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और उतने ही शानदार तरीके से हम उनको सॉल्व करेंगे। आपको नए नए तरीके भी बताएंगे किस तरीके से हम जल्दी एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.07 का स्क्वायर। देखिए, कुछ क्वेश्चंस दिल्ली पुलिस में एकदम बेसिक आते हैं, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन आपको एकदम बेसिक मिलेंगे, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड। उसमें आपको कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, जैसा आप जानते हैं उस तरीके से उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये सवाल है, मान लो इसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो 7 का स्क्वायर हमें मालूम है 49 होता है। बस आपको इतना सोचना है कि अगर इधर डेसिमल का एक डिजिट है, यानी दशमलव के बाद एक अंक है, स्क्वायर करेंगे तो वो 2 अंक हो जाते हैं दशमलव के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 0.49 हो जाएगा इसका आंसर। सॉरी, आंसर नहीं, इसका स्क्वायर। नेक्स्ट हम करेंगे 7.07 का स्क्वायर। फिर से वही बात, 7 का स्क्वायर होगा आपका 49, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट है दशमलव के, तो स्क्वायर करने के बाद ये 4 डिजिट में बदल जाएंगे। इतना सब बच्चे ज्यादातर जानते हैं, इनको प्लस करना है। प्लस करने के बाद आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 49 एंड 49, और आपका ये दशमलव होगा, ये 4 डिजिट पे लगेगा। क्लियर? आपको बस इतना याद रखना है कि अगर दशमलव की एक संख्या है तो स्क्वायर करने के बाद ये दशमलव की 2 संख्या बन जाएंगी। अगर यहाँ दशमलव की 2 संख्या है तो स्क्वायर के बाद ये 4 बन जाएंगी, यानी डबल हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बेसिक है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है जिन बच्चों ने अगर ये नहीं पढ़ा है। कह रहे हैं कि हाउ मेनी पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 2000 आर देयर। 2000 के कितने सकारात्मक गुणनखंड हो सकते हैं। आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी किसी संख्या के कितने गुणनखंड हो सकते हैं, पॉजिटिव फैक्टर्स पूछता है। तो चलिए मैं पहले ये बता देता हूं कि अगर मान लो आपके पास कोई नंबर n है, n के आपको टोटल गुणनखंड निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, n को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे। मान के चलिए मैंने इसके प्राइम फैक्टर कर लिए और ये ABC आता है, इसकी पावर x है और इसकी पावर y है और इसकी पावर z है। क्लियर? अब आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। ये याद रखिए, ABC इसके प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर? अभाज्य गुणनखंड हम कर लेते हैं, उसकी जो पावर के रूप में सवाल बन जाता है। तो फिर हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए जो पावर बनी है उन पावर में एक जोड़ना है अपनी तरफ से और सबका मल्टीप्लाई कर दे, सबका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं, तब आप समझ पाएंगे। ठीक है, इस सवाल में 2000 लिया है, 2000 नंबर है हमारा 2000। अब हम इसके 2000 के सबसे पहले हमें आने चाहिए प्राइम फैक्टर। क्या आने चाहिए बेटा? प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर होते हैं आपके अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए, एक तो ट्री मेथड होता है इसको फैक्टर करने का। ट्री मेथड हम यूज कर सकते हैं, कैसे भी आप ब्रेक कर लीजिए। अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक करता हूं कि मान लो ये 100 इंटू 20 है। क्लियर? अब अगर आप 20 को ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5, और 4 का मतलब हो जाएगा बेटा 2 की पावर 2, और ये 5 की वैल्यू 5 की पावर 1, यानी प्राइम फैक्टर को हम पावर के रूप में लिखेंगे। क्लियर? अगर हम 100 को ब्रेक करते हैं तो 100 आपका होता है 25 इंटू 4, 25 इंटू 4। 4 को अगेन हम पावर के रूप में ले जाएंगे तो 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। तो ये लास्ट में आप ये जो देख रहे हैं ये सब प्राइम फैक्टर है। ठीक है, इसको ट्री मेथड कहते हैं। कोई जरूरी नहीं है आप ऐसे ही निकालें, आपको अगर दूसरा मेथड आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? यहां से आप देखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, तो यानी फाइनली ये बन गया 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3। क्योंकि आपको पता है जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है,
यानी ये जो नंबर है हमारा n, इस नंबर को n का मतलब 2000 इसको हमने जब प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया तो ये बन गया 2 की पावर 4 एंड 5 की पावर 3। अब आपको क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया, जो पावर होगी उसमें आपको 1 प्लस करना है, यानी 4 में आप 1 प्लस करेंगे, फिर आप इसकी पावर 3 में +1 करेंगे, तो आप यहां से पाएंगे ये बन जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 4। जब 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20। इसका मतलब है कि 2000 के सकारात्मक गुणनखंड की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 20। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। बहुत धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसा कि ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हेड कांस्टेबल का मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप सारे स्टेप सीख पाए इन क्वेश्चंस के माध्यम से। कोई भी सवाल होता है इस तरीके का, जब भी उसमें फैक्टर्स की संख्या निकालनी होती है तो उसको आप अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करके पावर के रूप में बना के पावर में 1 जोड़ के फिर उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर। अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी जल्दी इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। चलिए चलिए शुरू करते हैं अगला सवाल। ये क्वेश्चन बेसिक सिंप्लीफिकेशन से है और इसमें कुछ नहीं है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज हुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 27 की क्यूब और 23 की क्यूब अपॉन में 27 का स्क्वायर माइनस 27 गुणा 23 प्लस 23 का स्क्वायर। ठीक है, हर बच्चे को ये पता होना चाहिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब। ये जो हमारी आइडेंटिटी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है बेटा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर। क्लियर, ये आपके ए क्यू प्लस बी क्यू की आइडेंटिटी है। अब आप ये देख पा रहे हैं कि अगर हम ए को 27 मान लेते हैं, बी को 23 मान लेंगे, तो ये सवाल किस रूप में लिखा हुआ है, ऊपर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा, नीचे क्या है सेम देखेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो मैं ये इसे बिना सॉल्व किए मैं इसको ऐसे कट कर सकता हूँ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या फाइनली ए प्लस बी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए प्लस बी, यानी ए की वैल्यू 27 है और बी की वैल्यू बेटा 23। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ये आंसर 50 आ जाएगा। क्लियर, 50 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको ये आइडेंटिटी, जो बेसिक आइडेंटिटी है अलजेब्रा की, ये आपको याद करनी होगी। कुछ सवाल डायरेक्ट इन पे आ जाते हैं। ठीक है, बेसिक आइडेंटिटी आप एक बार देख लेना, इससे एक तो सवाल जरूर मिलेंगे करने के लिए। आज की क्लास का ये जो मैं शुरू कर रहा हूँ, मेरा ये है कि मैं जल्दी से जल्दी आपको ज्यादा से ज्यादा पेपर तक क्वेश्चंस कराता हूँ। क्वेश्चंस अगर आप एक बार कर लेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। और अब तक ये उम्मीद की जाती है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्होंने सिलेबस पढ़ लिया होगा, तो अभी सिलेबस पढ़ाने से कोई बेनिफिट नहीं है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही आपको बेनिफिट होने वाला है एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का। बहुत अच्छा सवाल है, कह रहे हैं कि यदि x और y दो सम संख्या हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या होगी। x और y दोनों इवन नंबर हैं, इवन नंबर हैं तो आप कुछ भी मान सकते हैं ना, इसको 0 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं क्योंकि 0 भी इवन होता है। आप इसको 2 मान लीजिए, चलो इसको 4 मान लेते हैं, दोनों इवन नंबर है। अब ये कह रहा है कि हमें एक विषम संख्या चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, और ये आपका ऑप्शन से जाएगा। मान लो कि हम ऑप्शन से ट्राई करते हैं, पहला ही ऑप्शन देखते हैं, बोलता है कि x इंटू वाई, एक्स हमने 2 माना है, y की वैल्यू 4 मानी है, इसमें अगर +1 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 4 यानी 8, 8 + 1 = 9, और 9 क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है विषम, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए इज द राइट। बाकी में आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी का आंसर क्या आएगा, ऑड नहीं आएगा, इवन नंबर आएगा। अब चेक कर लीजिए, इधर 2 पुट करेंगे, इधर आपने 4 पुट किया, प्लस में क्या करना है 2 इंटू 4 यानी 8 करना है। अब इन सबको आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। ठीक है, 14 क्या है, एक इवन नंबर, ऐसे इधर से इवन आएगा, इधर से भी इवन आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में 4-5 सवाल एकदम बेसिक रहते हैं जो हर बच्चा कर पाता है। अब इन 4-5 क्वेश्चंस के अलावा कुछ क्वेश्चंस अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो इसमें बहुत अच्छे सवाल नहीं आ सकते। अभी जो लास्ट जो एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, मैथ्स के, और बच्चे पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो सोचते हैं कि हम 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे मैथ्स के और हमारा
हो जाएगा सिलेक्शन, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो कंपटीशन होता है बेटा वो टफ क्वेश्चंस में होता है, आसान तो सभी सॉल्व करते हैं। धीरे धीरे हम शुरू कर रहे हैं, अभी तक तो बेसिक सवाल है, एक और ये बेसिक क्वेश्चन है आपका, लेकिन लास्ट में आप जरूर अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, तो आप अंत तक जरूर बने रहें इस वीडियो में, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल कहता है पहली 100 पूर्ण संख्याओं में अंक 1 कितनी बार आएगा, यानी एक डिजिट कितनी बार आएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। पूर्ण संख्याओं में होल नंबर्स की बात करता है, तो होल नंबर तो आपको पता है 0 से शुरू होते हैं, और 0 से हमें 100 तक जाना है। सिंपल कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसे, ज्यादा आप इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे तो भी इसका आंसर आ जाएगा। 0 से लेकर 100 तक सभी संख्या लिखी हुई है, उसमें 1 का अंक कितनी बार आया है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए तो कैसे कर सकते हैं, मैं इस तरीके से इसे ब्रेक कर लेता हूं। मैंने कहा कि एक 01, फिर 11, फिर 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81 और 90। अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरीके से ये काउंट किया कि इसमें 1 आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इसको टोटल काउंट करेंगे, ठीक है, तो कितनी बार हो जाएगा ये आपको दिख रहा है यहाँ से। अगर आप डायरेक्ट ऐसे देखते 1 से 91 तक जा रहा है तो ये 10 होता है, और लेकिन एक इधर है तो 11 हो जाएगा। गिन लेते हैं इसे, गिनने में कोई दिक्कत नहीं, काउंट कर लीजिए सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी यहाँ पर 11 टाइम्स 1 डिजिट आया है, रिपीट हुआ। क्लियर? अब क्या बचता है देखिए, अब आपने इधर से 1 ले लिया, 11 ले लिया, तो मैं कहूंगा अभी 10 बचा हुआ है। 10 के बाद फिर क्या बचा हुआ है आपका 1 की सीरीज बची हुई है, यानी 11 तो मैंने काउंट कर लिया, तो क्या बचा बेटा 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। ठीक है, तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 टाइम्स ये आ गया। क्लियर? 9 टाइम्स ये आ गया, तो 11 और 9 कितने हो गए बेटा 20। लेकिन अभी आप किसको भूल रहे हैं इधर 100, क्योंकि 100 भी काउंट होगा इसमें, तो 100 में भी 1 मिलेगा, 20 प्लस में 1 यानी 21। 0 से लेके 100 तक अगर हम काउंट करते हैं तो जो 1 का डिजिट है वो कितनी बार रिपीट होगा बेटा 21 टाइम्स। क्लियर? सभी को समझ आया होगा? कुछ नहीं किया, बस आपको ये ध्यान रखना है कि कोई डिजिट छूटा तो नहीं जहाँ पे 1 है, और आंसर आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा फास्ट करेंगे इस चीज को, आपको समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। ये एकदम 100% डिजाइन है, सवाल सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस में। ठीक है, तो कुछ बच्चों का ये डाउट है कि आसान सवाल आते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि 1-2 सवाल अच्छे लेवल का होता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन 1-2 सवाल बहुत सही लेवल का होता है। चलिए अगला सवाल है कि यदि पी की इनकम का 40%, इफ द 40% ऑफ P's income is equals to the 75% of Q's income। सवाल में कहा है कि 40% इसकी P की इनकम का इक्वल है 75% ऑफ Q। Q की आय का 75% और P की आय का 40% आपस में बराबर है। फिर पूछता देन Q's इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ R। Q की इनकम देन Q's इनकम इज व्हाट परसेंट ऑफ P। Q की इनकम P का कितना परसेंट है, तो सिंपल सा आप जानते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं। Q की इनकम पूछी है किससे, P से रिलेट कराइए, तो Q अपॉन P इंटू 100 आंसर आ जाएगा इसका। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से, P अपॉन Q, हम इसका रेशियो बना लेते हैं। P अपॉन Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 75 अपॉन में 40, क्योंकि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। आप इसको छोटा करना चाहते हैं तब भी आंसर आएगा, अगर आप ऐसे ही डायरेक्ट पुट कर देते हैं तब भी आंसर आएगा। तो चलिए पहले हम इसको छोटा कर लेते हैं। अगर आप इसे 5 से ब्रेक करते हैं तो ये आ जाएगा 15 पंजे 75 होता है, और नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, तो मैं ये मान लेता हूं कि P की इनकम 15 है तो Q की इनकम कितनी है 8 रुपए। क्लियर? अब आपसे पूछा है कि Q की इनकम P की इनकम का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो Q ने 8 रुपया कमाया और P ने 15 कमाया बेटा, तो 8/15 गुणा में 100। अब इसको छोटा करेंगे आप, 5 से काटते हैं 3 बार, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार। सिंपल सी कैलकुलेशन है, 8 का गुणा 20 में करेंगे तो 8 दूनी 16 यानी 160, और अपॉन में आएगा 3। जब हम 160 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3 पंजे 15, 3 तिया 9,
0.33, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 53.33% इसका आंसर हो जाएगा। तो बेसिक सवाल था ये। परसेंटेज का कैसे यूज करते हैं सब बच्चे जानते होंगे। चलिए आगे सवाल देखते हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस को हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे जैसा कि एग्जाम में आया है। ये ऐसा नहीं है कि अपनी तरफ से क्वेश्चन मैंने पुट किए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो सवाल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए ये बहुत आसान सवाल है, इसको हम हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं, ऑप्शन से देख के कर सकते हैं, और भी तरीके इसमें लगा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों चीज समझाऊंगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है A and B have money in the ratio of 9:5, यानी A और B के पास जो पैसा है बेटा वो 9:5 में, 9:5 में इनके पास पैसा है। यदि A B को 10 रुपए दे देता है, यानी A ने अपनी तरफ से पैसे निकाले और B को दे दिए, तो इनका जो मनी का अमाउंट है, रेशियो है, वो 1:1 हो जाएगा, यानी इक्वल हो जाएगा। तो बताइए प्रारंभ में उनके पास कितनी राशि थी। इस सवाल को मैं किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं करता हूं, मैं डायरेक्ट ऑप्शन से ट्राई करता हूं, तब भी इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर। देखिए उसने कहा कि लास्ट में दोनों का बराबर हो जाता है, 1:1 हो जाता है। कब? जब A B को 10 रुपए दे देता है। तो मैंने मान लेता हूँ, चलो ऑप्शन से मैं ट्राई करता हूँ। उसको 2-3 तरीके से मैं बता सकता हूँ सवाल को, लेकिन ऑप्शन से कैसे हो जाएगा जल्दी, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। A, मान लो ये A है, A ने 10 रुपए B को दिए, तो A से तो माइनस हो जाएंगे 10 रुपए, लेकिन B के पास प्लस हो जाएंगे। जब A से माइनस हुए तो 35 रुपए बचेगा, और B को 10 रुपए दे दिए, 25 और 10 35 हो जाएगा। तो ये दोनों का रेशियो क्या हो गया? 1:1, यानी ऑप्शन से देखा हमने और ऑप्शन नंबर A हमारा सही हो गया। अब ये तो बात है हमारे लक की कि पहला ऑप्शन ट्राई किया और पहले पे ही आंसर हो गया। अगर पहले पर नहीं होता तो मैक्सिमम हम 4 ऑप्शन में 3 बार तो ट्राई करना पड़ता, 3 बार गलत होता, जब चौथा वाला अपने आप सही हो जाता। ठीक है, इसमें तो हमें पहले नंबर पे ही आंसर मिल गया। देखो जब कुछ बच्चे क्या होते हैं, अगर आपको पहले नंबर पे भी आंसर मिल जाता है तो आप डाउट में रहते हैं, सोचते हैं कि इतनी अच्छी किस्मत कैसे होगी हमारी, पहली बार में ही आंसर आ गया। ठीक है, वो अननेसेसरी दूसरे ट्राई करेंगे। आप देखो ट्राई करके इसमें 10 इसमें से माइनस करेंगे, 10 इसमें प्लस करेंगे, तो जैसे 10 माइनस किया तो ये 25 हो गया, इसमें 10 कर रहे हैं तो ये 35 हो गया। इक्वल नहीं हुआ, आंसर नहीं है। इससे 10 निकाला 50, लेकिन इसको 10 दे दिया 60, ये भी आंसर नहीं है, क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर होनी चाहिए, यहाँ पर बराबर नहीं है। इधर से 10 निकाला तो 60 हो गया, और इसको 10 दे दिया तो बेटा 55 हो गया, यहाँ भी बराबर नहीं है। तो जब हमारा फर्स्ट टाइम में ही आंसर आ गया, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप में कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक है, तो पहली बार में आपको आंसर इधर से मिल गया। बाय द वे आप ऑप्शन नहीं ट्राई करना चाहते तो ये कैसे होगा, चलिए मैं बता देता हूँ उसका दूसरा तरीका। हिट एंड ट्रायल कोई तरीका नहीं होता है। चलिए ये देखिए कि इसने कहा A और B के पास जो मनी है उनका रेशियो 9:5। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 9:5। अब ये कहता है कि इसने 10 रुपए इसको दिए, तो इसकी तरफ से -10 हो गए, लेकिन इसके पास क्या हो गया बेटा? प्लस हो गए 10। तो मैं कहूंगा इधर जो प्रीवियस अमाउंट था पहले का, इससे तो 10 निकला, लेकिन इसके पास 10 चला गया, तो इनका गैप कितना हो गया? गैप हो गया बेटा 20 रुपए का। अगर इस बात को आप समझ पा रहे हैं तो आंसर तुरंत मिल जाएगा। ये 20 रुपए का गैप है, लेकिन इनके रेशियो में कितना गैप है? रेशियो में 4 का। ये 4 का गैप बेटा किसके बराबर हो रहा है? 20 रुपए के। 4 का गैप किसके बराबर हो? 20 रुपए के। तो एक रेशियो का किसके बराबर हो जाएगा? 4 पंजे 20, 5 रुपए के बराबर। 4 रेशियो बराबर 20 रुपए, एक रेशियो बराबर कितना हो गया? 5 रुपए। इनिशियल अमाउंट इसके पास कितना था? 9 रेशियो में, तो हम 9 में क्या कर देंगे? 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45, यानी ए के पास 45 रुपया था और बी के पास कितना था बेटा? 5 गुणा 5 यानी 25 रुपए था। ठीक है, यहां से आप देख रहे हैं कि आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। 45 एंड 25। क्लियर। अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से, बस आपकी स्पीड ज्यादा तेज होनी चाहिए। जब सॉल्व कर रहे हैं सवाल को तो स्पीड आपकी सही होनी चाहिए। चलो मैं एक तरीका और बता देता हूँ, उसको बेसिक तरीका जो है, वैसे उसको अप्लाई करने का कोई फायदा है नहीं। A और B इनिशियल अमाउंट 9:5 में, ठीक है, तो मैं मान लेता हूं बेटा इसके पास 9x है, इसके पास 5x है। अब होता क्या है कि ये इससे 10 रुपए B को दे देता है, तो -10 होगा, और इधर क्या हो जाएगा? +10, और ये रेशियो इक्वल हो जाता है। ये रेशियो क्या हो जाता है लास्ट में? इक्वल। ये इनिशियल था और ये फाइनल हो जाता है।
तो आपको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व ऐसे करना है 9x में से 10 माइनस हुआ और 5x में 10 प्लस हो जाता है, इक्वल्स टू रेशियो बन जाता है 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप 9x माइनस 10 इक्वल्स टू 5x प्लस 10। क्लियर। अब x को एक तरफ करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके 4x, माइनस 10 इधर जाएगा राइट हैंड साइड की तरफ तो प्लस हो जाएगा, यानी 10 और 10 20। तो x की वैल्यू बेटा यहाँ से आप 5 कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, और जो कि हमने पहले ही निकाल लिया। तो इसके पास पैसा कितना था 9x, तो ये हो जाएगा बेटा 9 इंटू 5 यानी 45, और ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 यानी 25। ए के पास 45 रुपए और बी के पास 25 रुपए। तो ये तरीका बिल्कुल आसान है। जिन बच्चों को कुछ नहीं समझ में आ रहा, टाइम है आपके पास, क्वेश्चन करना है तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, वरना आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि जो हमने ये सवाल सॉल्व किया है, मान लो ऑप्शन से तो हमने ट्राई कर लिया लेकिन ऑप्शन से नहीं जाना चाह रहे हैं, कुछ अटपटी सी कैलकुलेशन है, तो आप इस तरीके से सवाल को बना सकते थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी। मैंने 3 तरीके बता दिए इस सवाल में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8, आज की क्लास का सवाल नंबर 8, एवरेज का क्वेश्चन है। देखो ये भी अच्छा सवाल है, इसको करने के भी कई तरीके हो सकते हैं। एवरेज ऑफ 43, 21, 68, 97, 39 एंड x इज 52, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। ज्यादातर बच्चों के दिमाग में आता है कि हम फॉर्मूले का यूज कर लें, क्योंकि हर बच्चा जानता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एवरेज बराबर आप सभी जानते हैं बेटा, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, यानी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, यहां से आंसर आ सकता है नो डाउट, लेकिन आप इसे अगर दूसरे तरीके से करते हैं तो मेरे हिसाब से वो जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा। मैं दोनों ही तरीके आपके सामने डिस्कस कर देता हूं, जो आपको बेस्ट लगे आप उसको एग्जाम में यूज कर सकते हैं या उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं बिना फॉर्मूले के इसको सॉल्व करता हूं तो ये सवाल कैसे आएगा। पहली संख्या 43, नेक्स्ट 21, 68, 97 और आपकी ये 39 एंड नेक्स्ट इज x। अब इसने बोला कि सभी संख्याओं का रेशियो बेटा एवरेज है 52, सभी संख्याओं का एवरेज 52 है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हर संख्या कितनी है मेरे पास 52 है, यानी सभी को 52 होना चाहिए था। एवरेज का मतलब ये है, क्लियर। अब मैं कह रहा हूं x को भी 52 होना चाहिए था, इसको भी 52, इसको भी 52, सारी संख्याएं 52 होनी चाहिए थी। अब मुझको सिर्फ अरेंज करना है, मेरे को ये देखना है कि भाई कौन कितना कम है कौन ज्यादा है। ठीक है, उसके हिसाब से सवाल को सॉल्व करेंगे। मैंने कहा इसको 43 को बेटा होना चाहिए था 52, तो नहीं है, कितना कम है ये 52 और 43 का डिफरेंस आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा बेटा -9। कितना है -9, यानी -9 ये कम रहेगी। 21 और 52 का डिफरेंस आप देखेंगे तो ये आपको मिलेगा 31, यानी -31। इसके पास 31 की कमी है 52 बनने के लिए। 68 को आप 52 बनाएंगे तो आप देखेंगे 68 ज्यादा है। कितना ज्यादा है इसका डिफरेंस देख लीजिए, 68 में से डायरेक्ट इससे घटा दीजिए तो आपको मिलेगा ये 16, यानी ये +16 है, 52 से ज्यादा है। ऐसे आप इधर देखेंगे 97, तो 97 कितना ज्यादा है, 97 ज्यादा है बेटा 5 एंड 4, 45 ज्यादा है। हम सिंपल क्या देख रहे हैं, इनका गैप देख रहे हैं, या तो प्लस में या फिर माइनस में। नेक्स्ट संख्या को आप देखेंगे 39 फिर से कम रहेगी 52 से 39। कितना अंतर है 39 और 52 में, तो आप देखेंगे बेटा 39 यानी 13 का, तो मैं कहूंगा ये -13 है। क्लियर। अब ये x जो है हमसे पूछी गई है, इसको भी 52 होना चाहिए, तो चलिए देखते हैं क्या 52 है या फिर उससे कम है या ज्यादा है। सबसे पहले ये जो माइनस प्लस का गैप आ रहा है, थोड़ा सा टाइम मैं लगा रहा हूँ इसको समझाने में, बाकी अगर आप एग्जाम में करेंगे आपको समझ आ जाता है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको इसलिए मैं टाइम ले रहा हूँ उसमें। तो सबसे पहले आप देखेंगे बेटा कि माइनस का 9, माइनस का 31 और माइनस का 13। ठीक है, अब मैं इन सबको माइनस में ऐड कर देता हूं तो ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो गया बेटा 13, यानी -53। प्लस वालों को मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ से +16 है और ये 45 है, तो प्लस में देखूंगा मैं 16 और ये 45।
क्लियर। अब आपको क्या करना है, इनको ओवरऑल चेंज देखना है माइनस प्लस का। तो सिंपल, ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ये 45 है ये 53 है, तो कितने का अंतर आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि बेटा 45 और 53 में ये अंतर है आपका माइनस का 8। ठीक है, ऊपर कितना है +16, तो ओवरऑल जो अंतर आएगा आपका प्लस का 8 है, प्लस का 8। यानी ये जो संख्या है हमारी x, इसको होना कितना चाहिए था 52, क्योंकि एवरेज 52 है, लेकिन यहाँ प्लस का 8 आया इन सभी संख्याओं की वैल्यू को अरेंज करने में। तो हम मैं क्या करूंगा, अगर प्लस आया है 8 तो इसका मतलब है कि इसको 8 कम होना चाहिए, या अगर प्लस आता है तो माइनस करना है, माइनस आता है तो प्लस करना है। इसका मतलब हो गया 52 से 8 आप घटाते हैं तो एक्चुअल में कितना बचेगा 44, और 44 ही इसका एकदम सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आया क्या सभी को? आप कुछ बच्चों को लग रहा होगा पता नहीं ये सर ने क्या बता दिया है ना, इतना बड़ा करके। चलो समझ लेना है, अगर ऐसे आप समझ ज्यादा सही है। ये आपकी प्लस माइनस वाली बस सेट करना होता है, तो एक लंबी कैलकुलेशन से बच जाते हैं। यहाँ पर तो छोटी छोटी डिजिट है, लेकिन बड़ी बड़ी डिजिट होती है तो जब दिक्कत करती है। तो मैं इसको एवरेज के फॉर्मूले से भी समझा देता हूँ एक बार, थोड़ा सा और समय लूंगा मैं। मान लो कि अगर मुझे ये क्वेश्चन ऐसे करना है तो मैं क्या करता, इन सब का सम करता, एवरेज बराबर होता है सम ऑफ द नंबर। तो आप यहाँ से देखेंगे ये सवाल बनता है इस तरीके से, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। 43 प्लस में 21 प्लस में 68 प्लस में 97 प्लस में 39 प्लस में x। ठीक है, ये सभी संख्याओं का सम। अपॉन में संख्या कितनी है हमारी 6, 1 2 3 4 5 6, और इनका एवरेज कितना है बेटा, एवरेज है 52। अब इन सभी संख्याओं को सम, जो सम निकलेगा वो कितना आ जाएगा, ये 6 हट के यहाँ से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यानी ये सब बन जाएगा। इनको आप सबको ऐड करेंगे इन पांचों नंबर को x के साथ में, और ये 6 इधर चला जाएगा, यानी ये बनेगा 52 इंटू 6 इक्वल्स टू। यहाँ से आप इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने का तरीका आपको जल्दी आना चाहिए, देखो कैसे कैसे ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा कि 21 है, 21 के साथ में किसको रख लूँ 39 को, 21 और 39 कितना हो जाएगा बेटा 60, क्लियर। 43 के साथ में 97 ले लेता हूँ, तो 43 और 97 कितना हो जाएगा, ये मिला के 3 इधर चला गया, 100 4 140, ये 140 हो गया, बच गया 68। 140 और 60 200, 200 और 68 यानी 268, 268, 268 प्लस x इक्वल्स टू, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा आपका 6 पंजे 30 यानी 300 प्लस 6 दूनी 12 यानी 312, क्लियर। अब आपको x निकालना था, तो बेटा x क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे आप कितना 268, 268 घटाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 44। कुछ बच्चों को ये तरीका अच्छा लग सकता है क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, बच्चों की जैसी कैलकुलेशन है, ठीक है, प्लस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस कर लो, आंसर आ जाएगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा इसमें समय लगा है क्योंकि आपको एक एक स्टेप मैंने समझाया। चलिए नेक्स्ट सवाल शुरू करते हैं। क्या क्या सवाल हो सकते हैं आज की क्लास में, जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं सेशन को। ये क्वेश्चन देखो, पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि बाप रे कितना बड़ा, लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी। ये क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट का, यानी साधारण ब्याज का, एसआई का। अब बच्चे एसआई के नाम से कहते हैं कि पीआरटी अपॉन में 100, ठीक है भैया, पीआरटी अपॉन में 100 एकदम सही बात है, लेकिन हर सवाल में पीआरटी अपॉन 100 करने की जरूरत नहीं है। और ये जो एसआई है, सीआई है, ये कुछ नहीं है, ये बेटा परसेंटेज है। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से आता है चैप्टर, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस सवाल को हम जल्दी से सॉल्व करेंगे। ये कहता है कि एक फुटकर विक्रेता है, वो बैंक में कुछ पैसे जमा करता है। अब बैंक उसे ब्याज देती है पहले 3 साल के लिए। 3 साल के लिए जो ब्याज की दर है वो 6% है। फिर अगले 3 साल के लिए ब्याज की दर बेटा 9% है। फिर उसके बाद 6 साल के बाद 10% ब्याज है। लेकिन वो 9 वर्ष के लिए बैंक में पैसा जमा करता है और उसे लास्ट में एट द एंड ऑफ द टाइम 1650 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो बताइए उसने कितने पैसे जमा किए थे बैंक में। क्लियर। आपको लास्ट की जो टोटल एसआई दे रखी है, टोटल एसआई जो दे रखी है लास्ट में, वो बेटा 1650 रुपए दे रखी है। क्लियर। इस सवाल को बनाने का सही तरीका और जल्दी क्या हो सकता है, देखिए मैं लिख लेता हूं कि उसने 3 साल के लिए ब्याज दी और उसमें रेट रखाया 6। तो मैंने के हिसाब से मुझे ब्याज मिलती है, प्लस नेक्स्ट 3 साल के लिए ब्याज की दर 9, प्लस नेक्स्ट 3 साल के लिए ब्याज की दर 10।
तो मैं कहूंगा 6 18% तो ये ब्याज मिली 3 साल में, प्लस 9 27% अगले 3 साल के लिए मिल गई, और ये 30% नेक्स्ट 3 ईयर के लिए मिल गई। तो आप ये देखेंगे कि टोटल ब्याज कितनी है। साधारण ब्याज का जब सवाल आता है तो आपको सिंपल आपको परसेंटेज काउंट करनी है। क्लियर? आप इसको ऐड करेंगे तो बेटा ये आप पाएंगे 30 18 45 यानी 75% क्या आ रही है टोटल एसआई। टोटल एसआई आ रही है 9 साल की 75%। और मैं ये कहूंगा कि बेटा ये 75% जो है यही तो आपकी 1650 रुपए है, तो आप 75% बराबर क्या रख देंगे 1650 रुपए। और आपसे पूछा क्या है कि अमाउंट कितना, उसने कितनी जमा राशि की थी, यानी प्रिंसिपल पूछा है। तो याद रखें कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। कितना होता है 100%। तो 75% की वैल्यू 1650 है, आपसे 100% निकलवाया है, तो आप निकाल दीजिए बेटा 100% क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा। तो आप क्या करेंगे 1650 बटे में 75 गुणा में 100। इसको आप काटेंगे तो ये 4 बार कटता है 25 से, ये 3 बार कटेगा। 3 से आप इसको काट लो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 550 और इंटू 4, तो यानी फाइनली आंसर हो जाएगा 550 इंटू 4। ठीक है, 0 5 के 20 और 5 के 20 यानी 2200 रुपए उसने बैंक में स्टार्टिंग में जमा किए थे। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 2200 रुपए। तो इसमें कोई एसआई का फॉर्मूला नहीं लगाना है, एसआई हमेशा हर साल इक्वल होती है। अब इसमें 3 साल का गैप देके दे रखा है, 6% है तो 3 6 18, 9% है तो 9 3 27, 10 अगले 3 साल के लिए तो 30%। सबको ऐड कर दिया, 75% की वैल्यू 1650, 100% आपको निकालना है, जो कि कितना आ जाएगा 2200 रुपए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है कि बहुत बड़ा सवाल है टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप पढ़ के गए, अच्छी प्रैक्टिस है तो बढ़िया से इसे कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं। अब धीरे धीरे मैंने कहा कि क्वेश्चन थोड़े से बड़े होते जाएंगे। और ये सवाल क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें हमेशा स्टक होते हैं, बच्चों को दिक्कत होती है ऐसे सवालों में। ठीक है, और मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल को बताने वाला हूँ। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने के कारण एक आदमी 120 रुपए में 3 किलो कम चीनी खरीद पाता है, तो बताइए चीनी की बढ़ी हुई कीमत क्या है। इस तरीके के सवाल में 2 चीज पूछता है, या तो बढ़ी हुई कीमत पूछेगा या घटी हुई कीमत पूछेगा। क्लियर? तो इस सवाल को देखो ध्यान से समझेंगे कि पहले तो कह रहा है कि अगर हमारा प्राइस बढ़ जाता है, किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है और हमको रुपए उतने ही खर्च करने हैं, तो क्या करना पड़ता है बेटा उसके कंजप्शन में कमी करनी पड़ती है। यानी अगर उसका मूल्य बढ़ा तो उसकी खपत में क्या करनी पड़ेगी कमी, क्योंकि आपको क्या करना है पैसा उतना ही खर्च करना है। 100 रुपये आप पहले खर्च करते थे, आज भी 100 रुपये खर्च करना है। अगर कीमत बढ़ गई, जलेबी का रेट बढ़ गया, पहले 100 रुपये किलो थी, आज 120 मिल रही है। पहले आप 100 रुपये में 1 किलो ला रहे थे, लेकिन आज कितनी आएगी 1 किलो नहीं आएगी, क्योंकि उसकी कीमत 120 रुपये किलो हो चुकी है, तो आपको कम मिलेगी। तो इस सवाल में कितना परसेंटेज हम खपत में कमी करें, कितना परसेंटेज हम खपत में वृद्धि करें, ये किस पर डिपेंड करेगा मूल्य पे। अगर मूल्य में वृद्धि हुई है तो खपत में कमी आंसर आएगा, अगर मूल्य में कमी हुई है तो खपत में वृद्धि आंसर आएगा। क्लियर? चलिए ज्यादा बात ना करते हुए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि प्राइस में 20% की वृद्धि होती है। क्लियर? 20% को 20% को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो ये आएगा 1/5, यानी 20/100 का मतलब हो गया 1/5। इसका मतलब है पहले मूल्य 5 था तो अब 1 बढ़ गया। खपत में क्या होगा, ऊपर तो ये 1 ही रहने वाला है, नीचे क्या हो जाएगा आप समझना, ये फ्रैक्शन की बात है भिन्न की। कोई चीज बड़ी है जिसकी वैल्यू 1/5 है, अब इस वैल्यू को मुझे कम करना है, तो बेटा ऊपर तो ये जो है वही रहेगा, लेकिन इन दोनों को ऐड करके हम नीचे लिख देंगे तो हो जाएगा 1/6। यानी इसका मतलब है अगर 1/5 मूल्य बढ़ता है तो खपत कितनी कम करनी पड़ेगी 1/6। 1/6 का मतलब ये हो गया कि अगर कोई व्यक्ति पहले 6 की खपत थी, पहले उसके घर में 6 की खपत थी, यानी 6 किलो कुछ भी चीज खाता था, तो आज 1 की क्या हो गई कमी, आज 1 की कमी हो गई, तो अब कितना उसकी खपत बन गई 6 में 1 की कमी हो गई तो 5। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि पहले वो 6 किलो कोई चीज कंज्यूम करता था, आज उसमें 1 की कमी हो गई तो कितना कंज्यूम कर रहा है 5।
अब इस सवाल के अकॉर्डिंग देखेंगे कि वो 120 रुपए खर्च करता था पहले और आज भी 120 रुपए कर रहा है, लेकिन आज उसे 120 रुपए में 3 किलो चीनी कम मिल पा रही है। तो मैं कहूंगा कि मेरे इस सवाल के हिसाब से उसे कितनी कम चीनी मिल रही है, पहले 6 मिलती थी, आज 1 कम मिल रही है। तो इस 1 कम की जो वैल्यू है बेटा वो 3 किलो है। बस अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो सवाल में कुछ नहीं है। इस 1 की वैल्यू 3 किलो है, तो मैं कहूंगा अब कितनी चीनी खा रहा है वो, अब वो 5 यूनिट खा रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। यानी अब उसकी खपत कितनी है, 15 kg। क्लियर। और अब उसकी खपत 15 kg है, लेकिन रुपए कितने खर्च करता है वो, 120 रुपए कितने खर्च करता है, 120। तो रेट निकालने के लिए क्या हो जाएगा बेटा, रेट हो जाएगा 120 रुपए खर्च किए और उसमें उसे चीनी कितनी मिलेगी, 15 किलो। तो मैं 15 से इसे डिवाइड कर दूंगा, 15 अट्ठे 120, तो ये आ जाएगा 8 रुपए पर kg। यानी अब जो चीनी का मूल्य है, बढ़ी हुई कीमत कितनी होगी, 8 रुपए। तो आंसर क्या हो गया इसका, बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, उम्मीद करता हूं सबको समझ आया होगा। इसमें हो सकता था ये पूछ लेता कि बताइए पहले की चीनी का दाम क्या था, अभी तो ये बढ़ी हुई कीमत है, पहले की भी पूछ सकता था। तो पहले की भी मैं निकाल लूंगा। पहले आप ये निकालिए कि कितना किलो वो चीनी कंज्यूम करता था, 6 यूनिट करता था, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 18, यानी पहले वो 18 किलो चीनी कंज्यूम करता था, आज 3 किलो कम कर रहा है तो 15 कर रहा है। अब पहले भी वो जैसे 120 रुपए खर्च करने थे, 18 किलो चीनी 120 रुपए में लेकर आता था, तो रेट क्या था उसका, रेट बराबर हो जाएगा बेटा 120 बटे में 18। अब इसे 18 से भाग करेंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 6.66। देखो ऑप्शन में ये भी दे रखा है, लेकिन ये इसका आंसर नहीं है। आपसे पूछा है कि करंट रेट क्या है, बढ़ा हुआ, तो बढ़ा हुआ है 8, और पुराना कितना था, वो 6.66 रुपीज पर kg था। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट कभी भी जब मुझे टाइम मिलेगा तो ऐसे सवाल जो वृद्धि होने पर, मूल्य में वृद्धि होने पर खपत में कमी हो गई, ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक वीडियो ऐसे क्वेश्चंस पे मैं बनाऊं जिसमें कि आपको पूरी डिटेल समझा सकूं। ठीक है, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि क्वेश्चंस पर टाइम ज्यादा हो जाएगा इस वीडियो का। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी भी ऐसे सवाल लेके आऊंगा, 10-15 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी ऐसे सवाल। तो आप इसे देख लेना, बार बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक व्यापारी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और 30% की छूट देता है, फिर भी उसका तो बताइए उसे लाभ कितना होता है। सिंपल प्रॉफिट लॉस का ये सवाल है। इसमें आप ये देखेंगे, मान लो मैंने इसे एक लाइन ड्रॉ कर ली, सीपी हर वस्तु का ओरिजिनल सीपी परसेंटेज में 100 होता है। क्लियर है। अब ये कहता है कि उस पर जो मार्क प्राइस लिखता है वो 60% ज्यादा लिखता है, अबव करता है 60%। तो मैं कह दूंगा कि इस वस्तु का जो एमपी होगा बेटा वो 160% है। अब ये हमेशा छूट किस पे दी जाती है, एमपी पे। एमपी का मतलब है अंकित मूल्य पर। अब अंकित मूल्य पर उसने छूट कितनी दी है, 30% की। तो बताइए उसने कितने में बेचा, तो मतलब एसपी में निकालूंगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या है, 160 पे छूट कितनी मिल रही है, 30% की। तो मैं कहूंगा 30% की छूट देने के बाद कितने में बेचा, 70% में। तो आप 70 बना लो। ठीक है, तो यह आ जाएगा 16 सत्ते 112, 112, यानी ये बेचा उसने 112% में। तो इस वस्तु का जो एसपी है, एसपी कितना बन गया, 112%। और फाइनली क्या पूछा है कि उसका लाभ परसेंट कितना है। 100% की सीपी थी, 112 में बेच दी, तो 12% का उसे लाभ हो जाएगा। ठीक है, लाभ कितना हो जाएगा, 12% का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत आसान सवाल है, कुछ नहीं करना है। जब भी हम बढ़ा के रेट लिखते हैं तो 100 सीपी होता है, सीपी पे 100 बढ़ा, जो भी जितना इंक्रीज कराया है वो बढ़ा दिया, 160 हो गया। 160 पर छूट 30% की दे दी तो 70 में बेच दिया। चलिए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 112 आ जाएगा, 12% का लाभ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ट्रायंगल से, यानी मेंसुरेशन से भी 1-2 सवाल आते हैं दिल्ली पुलिस में। मेंसुरेशन से भी 1-2 सवाल पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं सवाल को। कह रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका परिमाप 40 है। अच्छा सवाल है, देखेंगे आप इसे कैसे करेंगे। परिमाप 40 है, एक भुजा 11 सेंटीमीटर है, मान लो कि एक 11 सेंटीमीटर ये मान लिया हमने। अन्य दो भुजाओं का अंतर 3 सेंटीमीटर है।
द डिफरेंस ऑफ अदर टू साइड इज 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, आपसे एरिया पूछा गया है। तो मैंने कहा कि ये दो रिमेनिंग साइड है, इनका अंतर 3 का है, तो एक साइड x होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी बेटा, x+3। अब आपको पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर 40 है, परिमाप 40 है, तो आप जानते हैं परिमाप का मतलब है इन सभी साइड का सम। जब हम इसको जोड़ेंगे तीनों साइड को तो ये बन जाएगा 2x प्लस में 14, ठीक है, इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 14 माइनस कर दिया 26 अपॉन में 2, 30। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 30। क्लियर है, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13। क्लियर। तो अब मैं तीनों साइड की बात करता हूँ। ये जो मेरा ट्रायंगल था इसकी तीनों साइड कितनी बनेंगी, एक तो 11, एक 13 थी और दूसरी 3 ज्यादा थी 13 से, तो ये होगी 16। तो ये हमारा कैसा ट्रायंगल बन गया, ये आपका विषम बाहु त्रिभुज बन गया। अब विषम बाहु त्रिभुज का एरिया हर बच्चे को आता है, एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला होता है, हर बच्चा जानता है इस फॉर्मूले को, हीरोइंस फॉर्मूला कहते हैं, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। क्लियर। अब S क्या होता है, वेयर S इज द सेमी पेरीमीटर, यानी पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, तो पेरीमीटर पहले 40 दे रखा है, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 20। S की वैल्यू आ गई 20। अब आपको इधर पुट करना है, S की वैल्यू पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। S 20 है, 20 माइनस ए, मान लो आपने 11 को ए मान रखा है, तो 20 में से 11 घटाएंगे 9 बचेगा। फिर 20 में से मान लो 13 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और 20 में से बेटा 16 घटाएंगे तो 4 बचेगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसको आप 20 को ब्रेक कर लो, 4 इंटू 5, 4 और 4 तो यानी रूट से बाहर निकालेंगे 4 आ जाएगा बाहर। इधर 9 है, 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3। अब किसका रूट नहीं निकलेगा, 7 का और 5 का, तो ये हो जाएगा आपका 35, यानी इसका आंसर हो जाएगा 12√35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया है, और दिल्ली पुलिस में मेंसुरेशन ज्योमेट्री जो भी आता है ये फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, तो आपको अच्छे से फॉर्मूले आने चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कितने सवाल और हैं आज की क्लास में। 3 सवाल और बचे हैं, तो जल्दी से हम तीनों को कर लेते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, ट्रेन वाला। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के बच्चे कभी कभी कहते हैं कि भाई ऐसे सवाल नहीं बनते हमारे एग्जाम में, लेकिन बनते हैं। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है। कहता है कि 2 ट्रेन P और Q XY स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। मान लो कि ये 2 स्टेशन है हमारे पास में, एक X है और एक Y है। एक ट्रेन X से चलती है जिसका नाम P है, दूसरी ट्रेन Y से चलती है X की तरफ जिसका नाम Q है। X और Y 2 ट्रेन है और X और Y 2 स्टेशन है, और P और Q 2 ट्रेन है। कहता है कि फिर ट्रेन टेक्स 5 hours and 4 hours 3 minutes टू रीच X and Y रेस्पेक्टिवली आफ्टर दे मीट। ये कह रहा है कि ये चलना शुरू करती हैं, किसी एक पॉइंट पे मिल जाती हैं, यहाँ पर रास्ते में दोनों। जब रास्ते में दोनों मिल जाती हैं, मिलने के बाद जो पहली ट्रेन थी उसको यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगता है बेटा, वो समय लगता है 5 घंटे का। वो समय लगता है 5 घंटे का, यानी पहली ट्रेन को मिलने के बाद, मीटिंग होने के बाद आगे जाना है तो इसको कितना समय लगेगा, मैं ऐसे मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक जाने में 5 घंटे लगे। और जो दूसरी ट्रेन है इस जगह से यहाँ तक पहुंचती है तो इसको टाइम कितना लग जाता है, 4 घंटे 3 मिनट का समय। तो मैंने इसको मान लिया दूसरी ट्रेन का टाइम T2, पहली ट्रेन का टाइम T1 मिलने के बाद। अब इस सवाल में क्या दिया है, स्पीड ऑफ ट्रेन P इज 54 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन Q, दूसरी ट्रेन की चाल बताइए। ऐसे सवाल में जब भी मीटिंग होने के बाद फिर अपने अपने गंतव्य पर, डेस्टिनेशन पर पहुंचने का टाइम दे रखा हो, तो इसको मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं कि एक फॉर्मूला है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना ऐसी सिचुएशन में कि यानी 2 स्टेशन से 2 ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती हैं, बीच में कहीं भी किसी पॉइंट पे मिलती हैं, मिलने के बाद उनको अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में जो टाइम लगता है, ठीक है, टाइम गिवन है और उनकी स्पीड की बात होगी। तो यहां से जो फॉर्मूला बनता है ये होता है S1 अपॉन में S2 इक्वल्स टू अंडर रूट T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1। ये ध्यान रखना कि टाइम का रेशियो और स्पीड का रेशियो में क्या रिलेशन है। स्पीड ऑफ
ट्रेन 1 स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इक्वल्स टू अंडर रूट में टाइम ऑफ ट्रेन 2 टाइम ऑफ ट्रेन 1। क्लियर? इसको हम यूज कर लेंगे यहाँ। पहले इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो। 4 घंटे 3 मिनट, सॉरी 4 घंटे 3 मिनट का मतलब हो जाएगा 4 + 3/60। 3/60 मतलब हम इसे घंटे में चेंज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1/20, यानी ये बन जाएगा 20 चौके 80, 81, 81 बटे में 81/20। क्लियर? तो ये T2 है आपके पास में और ये T1 है। S1 दे रखा है 54 और आपसे S2 पूछा गया है। S2 पूछा गया तो वैल्यू पुट करेंगे आप। T2 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 81/20। अपॉन आपको करना है T1, तो T1 कितना है आपके पास? 5 अपॉन 5 करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा। इसको आगे आप फर्दर सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये तो नीचे हो जाएगा 100। 81 का रूट आएगा आपका 9 और नीचे आ जाएगा 10, यानी यहाँ से जो आंसर मिलेगा आपको 54/S2 इक्वल्स टू 9/10। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 60, ये 60 km/h इसकी स्पीड आ जाएगी। 60 km/h इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हमने सिंपल इसमें फॉर्मूला पुट किया है और इसको सोल्व कर दिया है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ये आया हुआ सवाल है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और इसका देख लेते हैं। 2 सवाल बचे हुए हैं, जल्दी से, काफी समय भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपके पास में कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 बॉयज इज 5:7। 2 लड़कों की आयु ए और बी, मान लो 2 लड़के, इनकी प्रेजेंट एज यानी वर्तमान आयु दे रखी है और उसका रेशियो बेटा 5:7 है। 5:7 है। फिर कहता है आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद ये जो रेशियो होगा ये 7:9 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए प्रेजेंट से 14 वर्ष के बाद इनकी आयु क्या होगी। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट एज निकालेंगे, फिर इसको 14 साल बाद की एज में कन्वर्ट कर देंगे। तो ऐसे सवालों में बहुत जल्दी से हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो सीधा सीधा हम रेशियो पे बात करते हैं। ये 5 था, ये 7 था, 5 से ये हो गया 7, तो कितना बढ़ गया? +2। इधर भी कितना हो गया? 9, तो +2। सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर ये डायरेक्ट गैप इक्वल दोनों तरफ सेम है, ये जो गैप है रेशियो का 2 और 2, तो ये 2 कितने ईयर के बराबर है बेटा? ईयर में गैप जो 4 ईयर का है, तो आप इस 2 के इक्वल रख देंगे 4 ईयर। 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 ईयर, यानी जो 1 रेशियो है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 ईयर। एक्चुअल में इनकी एज कितनी थी? ये 5 थी, तो 5 का मतलब कितना हो जाएगा? 10 ईयर। भाई डबल करना है क्योंकि 1 रेशियो का मतलब 2 साल आया है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 साल। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 10 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। लेकिन सवाल में क्या पूछा है कि 14 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो क्या होगा। तो आप डायरेक्ट 14 साल बाद की एज निकालेंगे, तो 14 जोड़ दीजिए दोनों तरफ। 10 में 14 जोड़ देंगे तो 24 साल हो जाएगा, और इसमें आप 14 जोड़ेंगे तो ये आपका बन जाएगा 14 का, तो ये 14 14 28, यानी 28 ईयर्स। अब रेशियो पूछा बेटा, तो रेशियो करेंगे 4 से काट लीजिए, 6 और 7, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस तरीके से बच्चे सीख पाए होंगे, मतलब ये फेमस तरीके हैं ऐसे सवालों को करने के। ठीक है, रेशियो वाला, एज प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर ये गैप इक्वल नहीं होता तो क्या तरीका है, उसके लिए अलग मेथड है। ठीक है, गैप को इक्वल बनाते हैं जब सॉल्व करते हैं। तो ये आसान सवाल था, दोनों तरफ ये एज का रेशियो का गैप इक्वल था, जिसको हमने 4 ईयर के बराबर पुट कर दिया। एक रेशियो की वैल्यू 2 निकल आई, 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 10 14, 14 14 साल दोनों में जोड़ दिया, तो 24 और 28 साल हो गया। 24 28 साल का रेशियो 6:7 हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस क्लास का ये लास्ट सवाल है। कहता है कि CDE मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 व्यक्ति हैं C, D और E, तीनों मिलकर किसी काम को करते हैं, तो इनको टोटल 12 दिन का समय लगता है, 12 डेज का। फिर कहता है twice to the efficiency of D। अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी दे रखी है, कहा है कि एफिशिएंसी ऑफ C इज ट्वाइस टू द एफिशिएंसी ऑफ D। तो मैं कहूंगा कि एफिशिएंसी का मतलब होता है वर्किंग रेशियो, कार्य क्षमता। C और D की कार्य क्षमता का क्या रिलेशन है? C की 2 गुनी है A से, कार्य क्षमता C की D से क्या है? 2 गुनी। एफिशिएंसी ऑफ C इज ट्वाइस टू द एफिशिएंसी ऑफ D।
ठीक है भाई। नेक्स्ट कहता है एंड द एफिशिएंसी ऑफ ई इज थ्राइस टू द एफिशिएंसी ऑफ डी। अब मुझे जो रेशियो नेक्स्ट बनाना है वो बेटा ई और डी का बनाना है, यानी ई की इफिशियंसी और डी की इफिशियंसी का रेशियो दे रखा है थ्राइस, यानी 3/1। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को मिक्स करना है, सी डी और ई, इनका इफिशियंसी रेशियो या वर्किंग रेशियो बनाना है मुझे। तो आप यहां से देखिए, इसको बनाने का तरीका ये है कि जो कॉमन है सी डी ई डी, डी कॉमन है, तो जो कॉमन है बेटा उसकी इफिशियंसी यानी उसका जो वैल्यू है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। तो डी की वैल्यू आप देख रहे हैं कि 1 इधर है 1 इधर है, एकदम सेम है। तो बिल्कुल डायरेक्ट हम क्या उठा लेंगे, सी की वैल्यू 2 हो जाएगी और डी की वैल्यू 1 हो चुकी है, ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तीनों की मिला के कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, तीनों की कैपेसिटी मिला के हो जाएगी बेटा 6। क्लियर। अब यहाँ पे सवाल दे रखा है कि तीनों मिलकर काम करते हैं तो उन्हें लगते हैं 12 दिन का समय। तो मैं टोटल वर्क बनाऊंगा, टोटल वर्क कितना है, तो आप जानते हैं 12 दिन लगे, दिन में हम टोटल इफिशियंसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल काम बन जाएगा, यानी 12 × 6 इज द टोटल वर्क। अब ये वर्क किससे कराना है, ई अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो जिससे करवाना होता है उसकी इफिशियंसी से इसमें डिवाइड कर देंगे। 12 × 6 अपॉन में ई की इफिशियंसी 3 है तो इसे 3 से हम डिवाइड कर देंगे, 3 से कट जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी 24 दिन में ई अकेला इस काम को कर पाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ठीक है। तो आज आपने देखा कि जितने भी सवाल ये दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं वो सभी डिस्कस किए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में नहीं आया है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन समझ आया होगा, सारे क्वेश्चंस ठीक से समझ आए होंगे। और नेक्स्ट मेरा अब यही रहेगा कि मैं आपको इस तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूं ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, आप बने रहिए मेरे चैनल पे, मैं इसी तरीके से और भी वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।